हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के आईपी यानी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम जो कि गोल्ड फ्यूचर्स पे है, इसका मैं आपका स्वागत करता हूँ। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सेशन के दरमियान कोई भी सवाल हो या आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने स्क्रीन पे दिए गए Q&A ऑप्शन में जाकर सेशन के अंत में सभी सवालों का जवाब दिए। तो लेट्स बिगिन फॉर द सेशन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का इकोसिस्टम है कैसे है। तो 19वीं सदी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन नाम से एक कमोडिटी ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ जिसमें कॉटन के ट्रेड होते थे। फॉलोड बाय जैसे 1910 से 1930 के दशक में इसमें कुछ ऑयल सीड्स और रॉ जूट भी ऐड हुआ। 1953 में यानी 1953 में एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना हुई जो कि रेगुलेटर था कमोडिटीज का, जो ट्रेड होते थे रॉ जूट, ऑयल सीड्स और कॉटन, उसको रेगुलेट करता था। 20वीं शताब्दी में के करीब करीब जो है ऐड और भी हुई, कुछ निकल गई, कुछ ऐड हुई। लेकिन 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही एक कमोडिटीज डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को अलाउ किया exchanges को, और उसी के चलते 2003 में दो कमोडिटी दो नेशनल कमोडिटीज एक्सचेंजेस ने स्टार्ट किए, जिसमें नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX एंड MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इन दोनों ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। और सितंबर 2015 की अगर हम बात करें तो सेबी ने टेक ओवर किया एफएमसी को, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को, जो कि 1953 से लेके सितंबर 2015 तक कमोडिटीज एक्सचेंज के रेगुलेटर थे। अब हाल के वक्त में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है अ, वो रेगुलेट करते हैं कमोडिटीज मार्केट को। थोड़ा सा हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें कमोडिटीज एक्सचेंजेस की इंडिया में, तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, इसके अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है, जो कि रेगुलेटर है नेशनल एक्सचेंजेस की। और नेशनल एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो करीब 5 एक्सचेंजेस हैं जो कि कमोडिटीज में CEX, MCX, ICE, NSE और BSE है। करीब टोटल 91 कमोडिटीज परमिट की गई है डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर हम बात करें कि सेबी यानी हमारे जो नई रेगुलेटर है, जो कि सितंबर 2015 से कमोडिटीज एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहे हैं, उनके आने के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए उसका एक हाईलाइट को दे दूं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सेबी ने सितंबर 2015 में टेक ओवर किया एफएमसी से, और फिर जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस परमिट किए कमोडिटी सेगमेंट में। ऑप्शंस पहले ट्रेड नहीं होते थे कमोडिटीज में, सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड होते थे। उसके अलावा सेम जून 2017 में कैटेगरी 3 AIF यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट परमिशन दिया गया ट्रेड के लिए। सितंबर 2017 की अगर हम बात करें तो सेबी ने जो है तो इक्विटी और कमोडिटी आर्म जो ब्रोकिंग यानी मेंबर ब्रोकिंग के अलग इंटीग्रेट कर दिया, और जो बैंक सब्सिडीज है उनको भी कमोडिटी ट्रेडिंग अलाउ किया। इसी के साथ बैंक जो थे उनको भी अलाउ किया गया एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। सितंबर 2018 में FPI को परमिट किया गया, स्टेक होता है या फिर अगेंस्ट में उनको हेज करने के लिए परमिट किया गया। मार्च 2019 की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड PMF को अलाउ किया गया। और जून 2019 में काफी बड़ा डेवलपमेंट था, कमोडिटी इंडाइसेस लॉन्च किए गए और अलाउ किया गया सेबी की तरफ। अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो जैसे हमने पहले देखा था कि टोटल 91 कमोडिटीज परमिटेड है कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेड के लिए ऑन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। और उसमें से ये कुछ कमोडिटीज हैं जो NCDE प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। आप देख सकते हो सीरियल्स एंड पल्सेस में बाजरा, बार्ले, धान, मेज, वीट, मूंग और पैडी है। स्पाइसेस में कोरिएंडर, जीरा और टर्मरिक
फाइबर्स में कॉटन सीड ऑयल के कपास और कॉटन है। ग्वार कॉम्प्लेक्स जिसे हम इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के नाम से, ऑयल एंड ऑयल सीड जो कि सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, कैस्टर सीड और फ्रूट पाम ऑयल और सीसम सीड। इसी के चलते आज हम जो है तो एक नया प्रोडक्ट बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। नाम है गुड़, जिसको जागीरी भी कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अगेंस्ट में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। कमोडिटी डेरिवेटिव जो है वो कैश में सेटल होते हैं, डिलीवरी में सेटल होते हैं, और जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव कैश में सेटल होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी के जो डिफरेंसेस है वो एग्जिस्ट करते हैं कमोडिटी में, क्योंकि फाइनेंशियल्स में ये डिफरेंसेस नहीं होते। होल्डिंग कॉस्ट जो होता है कमोडिटीज में, जिसकी सेइंग, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट होती है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके अंदर होल्डिंग कॉस्ट के नाम की जो है, के अलावा फिजिकल मार्केट जो होता है वो सीजनल होता है इन नेचर कमोडिटीज में। कैश मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं कमोडिटीज में वो होते हैं डिमांड, सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को जो इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर है ग्लोबल और इकोनॉमिक कंडीशंस, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी की जो उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, और टैक्सेशन स्ट्रक्चर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है गुड़, कुछ जानते हैं हम गुड फ्यूचर्स के बारे में, जो कि अ, बहुत ही जल्द एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, सीजनैलिटी की, वैल्यू चेन की, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है उसकी, और एनालाइज वोलेटिलिटी जो स्पॉट प्राइसेस में रहती है। तो अगर हम देखें तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गुड़ का, जिसको हम जागीरी के नाम से भी जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि करीब करीब 60% जो है तो प्रोड्यूस करता है पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का। जैसे कि आप देख सकते हो ग्लोबल प्रोडक्शन जो हुआ था वो 13.6 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था। इसमें इंडिया का रैंक फर्स्ट था, जिसका 50% जो है इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो जागीरी प्रोड्यूसर है, इंडिया नंबर 1 है। इसके अलावा अगर हम तो ब्राज़ील एक मेजर एक्सपोर्टर है, और यूएस और चाइना जो है तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है जागीरी के पूरे वर्ल्ड में। और हम जो डेटा की बात कर रहे हैं ये 2018 का है। इसके अलावा अगर हम देखें 2017, 18 और 18-19 में, तो करीब करीब जो है तो इंडिया का प्रोडक्शन डबल हो गया है। 17-18 में 4.5 मिलियन मेट्रिक टन था, जो कि 18 में करीब पहुंच गया। जो जागीरी के हम अगर डोमेस्टिक की बात करें तो जागीरी के यानी गुड़ के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, उसमें मेजर पार्ट जो कि 50% पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का है, 47% का उत्तर प्रदेश। इसके अलावा महाराष्ट्र 21%, फॉलोड बाय कर्नाटका और तमिलनाडु 8 and 5। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि ये जो मेजर चार स्टेट है, ये पूरा इंडिया का 80% गुड़ का प्रोडक्शन इन्हीं में से होता है। अगर हम बात करें जो रॉ मटेरियल यूज होता है जागीरी यानी गुड़ के लिए, वो होता है शुगर केन यानी गन्ना। और गन्ना का जो क्रॉप कैलेंडर है शुगर केन का, वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये करीब मई से लेके अक्टूबर से लेके जो है तो अप्रैल तक हार्वेस्टिंग का सीजन होता है। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो स्टेट वाइज प्रोडक्शन आपको दिया गया है, इसमें मेजर स्टेट जो है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और जो रिमेनिंग स्टेट्स है उनका दिया गया है। अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो करीब करीब 2013-14 से लेके 18-19 तक के आपके सामने फिगर है, जो कि करीब करीब पैन इंडिया मतलब ओवरऑल डोमेस्टिक लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो है तो डबल हो गया है प्रोडक्शन, जो कि 13-14 में 7.11 मिलियन में 14.91 हो गया। अगर हम बात करें स्टेक होल्डर की, जो गुड़ की जो चेन, वैल्यू चेन में आते हैं, वो है फार्मर, प्रोसेसर और ट्रेडर। तो ये चेन इस प्रकार की होती है, जैसे कि शुगर केन जो फार्मर होता है वो गन्ना प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में ये जागीरी प्रोसेसर्स को
जागेरी प्रोसेसर्स को लेते हैं, देन वहाँ से वो एग्रीगेटर्स यानी एजेंट्स के पास जाता है, ट्रेडर्स के पास जाता है, वहाँ से डोमेस्टिक रिटेलर होके वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के पास पहुँचता है। अगर हम इसी तरह से अगर बात करें कि कौन किस चीज़ के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो फार्मर जैसे गन्ना प्रोड्यूस करता है, हार्वेस्ट करता है, स्टोर करता है, एग्रीगेटर्स उसको ट्रांसपोर्ट करके स्टोर करते हैं, प्रोसेसर्स उसको जागेरी बनाते हैं, मेकिंग मतलब गुड़ बनाते हैं उसका, उसकी पैकेजिंग लेबलिंग करके रिटेलर्स की मार्केटिंग करते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से जो गुड फ्यूचर हम जो लॉन्च करने वाले हैं वो यूज़ हो सकता है मार्केट में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो रिस्क एसोसिएटेड है प्राइस के साथ गुड़ के और उसके जो फ्लक्चुएशंस हैं, तो उसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है, ये हम देखेंगे कि जो गुड़ की प्राइस है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और वोलेटिलिटी इसके अंदर रहने की वजह से जो एनसीडीएक्स का गुड फ्यूचर आ रहा है जो कि फीड ग्रेड का है, वो उसको रिस्क अपने प्राइस के अगेंस्ट में फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट में मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं, हमने देखा कि 2013-14 से जो है तो करीब करीब प्रोडक्शन हमारा डबल हो चुका है। कंटिन्यूस ग्रोथ होने के हिसाब से भी ये रिस्क को मिटिगेट करना बहुत आवश्यक है, जो कि ये फ्यूचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट का जो प्रोडक्शन गुड़ का वो फीड में जाता है, इसके लिए जो प्राइस का जो इम्पैक्ट होता है ओवरऑल फीड कॉस्ट पे होता है। तो जो प्रोडक्शन है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, इसके अंदर कमोडिटी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में अवेलेबल होती है, और उसको जो है तो फ्यूचर्स मार्केट से आसानी से हेज किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि जो स्पॉट प्राइसेस होते हैं गुड़ के, और जो ट्रेंड होता है वोलेटिलिटी गुड़ की जो होती है, अगर हम उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं जो ईयर ऑन ईयर की हम बात करें 16-17, तो करीब करीब ऑन एन एवरेज 18 से 19% के करीब इसकी एनुअलाइज वोलेटिलिटी रहती है। इसी के चलते आप गोल्ड फ्यूचर्स से में जितने भी है या फिर जागीरी प्रोड्यूसर प्रोसेसर और पुटर्स है, वो अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं प्राइस रिस्क मिटिगेट करने के लिए। अगर हम बात करें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की जो कि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसका हम बेसिस सेंटर देखेंगे, एडिशनल सेंटर देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और लॉन्च कैलेंडर। तो बेसिकली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, जो कि 47% कॉन्ट्रीब्यूट करता है गुड़ के प्रोडक्शन में। तो मुजफ्फरनगर जो सेंटर है, बेसिस सेंटर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो यूनिट जो टिकर सिंबल होगा वो GUR यानी गुर होगा। यूनिट जो ट्रेडिंग का रहेगा वो 10 मेट्रिक टन, और डिलीवरी यूनिट भी 10 मेट्रिक टन का रहेगा। इसका मैक्सिमम ऑर्डर साइज 500 मेट्रिक टन रहेगा। कोटेशन बेस वैल्यू जो रहेगा वो रुपीज पर 40 किलो 40 केजी के हिसाब से रहेगा। जो टिक साइज है इसका 50 पैसा निर्धारित किया गया है। क्वालिटी वेरिएशन इसमें प्लस -5% रखा गया है। जो बेसिस है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है मुजफ्फरनगर का, ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल लोकल टैक्सेस रहेगा, लेकिन जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। डिलीवरी लॉजिक इसका कंपलसरी है, और डिलीवरी स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे आउटस्टैंडिंग पोजीशन का जो है तो कंपलसरी डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसकी एक्सपायरी डेट रहेगी वो 20 रहेगी उसके डिलीवरी मंथ की, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट मंथ रहेगा उसकी 20 जो डेट रहेगी वो रहेगी। फिर अगर 20 को अगर छुट्टी रहता है या फिर हॉलीडे रहता है, तो प्रायर टू 20 जो भी वर्किंग डे रहेगा वो उसका एक्सपायरी रहेगा। अगर हम पैरामीटर की बात करें क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस में, तो जो सुक्रोज होता है ऑन ड्राई बेसिस इसका 75 to 80% मिनिमम होना चाहिए। जो शुगर रिड्यूसिंग शुगर का परसेंटेज है वो 10% मैक्सिमम होना चाहिए। मॉइस्चर इसमें 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड 150 ppm मैक्सिमम होना चाहिए। वाटर इंसोलेबल मैटर जो है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
सल्फेट ऐश भी 3.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐश इनको लेवल जो होती है उसको 0.03% रखा गया है मैक्सिमम। अगर हम लॉन्च कैलेंडर की बात करें तो अगर दिसंबर में ये एक एग्जाम्पल है, दिसंबर में अगर लॉन्च होता है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2021 के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। जनवरी से लेके दिसंबर तक इसके अंदर आप देख सकते हो कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई वाला कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है। देन जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट इसमें है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट करना की बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय हमको कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो वही हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो सेबी एक्सचेंज, जो सेबी के और एक्सचेंज के जो सर्कुलर अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे, उन्हें हमें वक्त पे हर वक्त पढ़ना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेंबर है एक्सचेंज के साथ, उन्हीं के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। केवाईसी हमें जो है वो फुलफिल करनी चाहिए। केवाईसी यानी कि इनिशियल डॉक्यूमेंट्स देके एक यूनिक क्लाइंट कोड दिया जाता है, उसी के थ्रू आपको ट्रेड करना है। और जो राइट्स है और जो ऑब्लिगेशन है आपके, उसके लिए आपको इंसिस्ट करते रहना चाहिए। आपके हमेशा आप जो कॉन्ट्रैक्ट और बिल है वो आप अपने मेंबर से मांगते रहिए हर सेटलमेंट के लिए। और आपको इंश्योर करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मेंबर रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर डिटेल, ट्रेड डिटेल्स, ट्रेड रेट, क्वांटिटी, इन सबको अच्छे से जांच लेना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और ट्रेड्स है उनको एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। आपको अपना जो एमटीएम है यानी मार्क टू मार्केट, वो डेली बेसिस पे फुलफिल करना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की पेनल्टी ना लगे। और हमेशा आपको डब्बा ट्रेडिंग से होने वाले रिस्क के लिए अपडेट करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो आपके जो स्टेटमेंट रहते हैं वो टाइमली आपको मेंबर से आपका होल्डिंग और ट्रेडिंग स्टेटमेंट मांगना चाहिए। और वक्त पे इसको हर वक्त इसको अपडेट रखना चाहिए और क्रॉस चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपको कोई भी आपके ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स में दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप जो भी चेक देंगे, उस चेक, आप जिस मेंबर को चेक देंगे उसका मेंबर रजिस्ट्रेशन, जो सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो ज़रूर जांच लें और उन्हीं के नाम पे वो चेक बनाएं। जो पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, फंड्स होते हैं, जो ब्रोकर के आप सबमिट करते हैं, उसको आप क्रॉस चेक करते रहिए अपने अकाउंट से और ब्रोकर के अकाउंट। और जो अनऑथराइज फंडिंग वगैरह होती है, उसके आप घेरे में ना पड़े। ये तो हमने देखा था कि क्या हमको करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किसी अनरजिस्टर्ड में इंटरमीडियरीज के साथ, जो कि एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ सौदा ना करें या ट्रेड ना करें, अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन बिल्कुल ना करें। जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट होती है, रूमर्स होती है, हॉट टिप्स होती है, या फिर अश्योर्ड रिटर्न्स की बातें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन सब अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें। और जो भी हमारा डिस्क्लोजर्स या फिर जितने भी एक्सचेंज और बाकी सारे रेगुलेटर के डिस्क्लोजर्स होते हैं, उनके उन डिस्क्लोजर्स को अच्छे से पढ़ लें अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। किसी भी डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट पे या अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ना करें। और मार्केट रूमर्स के ऊपर बिल्कुल अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो रिस्क होती है वो रिस्क आप अपनी समझ की कि आप कितना इन्वेस्टमेंट ही आप रिस्क लीजिए, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड, या अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी आपकी कैपेसिटी उसके बियॉन्ड अपनी पोजीशन ना लें। अ, इसके अलावा काफ़ी सारे जो मार्केट में कई एडवर्टाइजर्स या एक्सपर्ट या एनालिसिस होते हैं जो कि प्रॉमिस करते हैं रिटर्न्स का, उनके ऊपर बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित ना करें। और
अगर आप किसी से रिसर्च ले भी रहे हैं तो उसको अपने तथ्यों से जांच ले, उसको क्रॉस चेक कर ले और तभी अपने ट्रेडिंग का डिसीजन ले। तो के अलावा मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डब्बा ट्रेडिंग यानी कि जो इररजिस्टर्ड ट्रेडिंग होती है वो अलाउड नहीं है, और डब्बा ट्रेडिंग करने वाला और करवाने वाला दोनों ही गुनहगार है और उनको सज़ा का प्रावधान किया गया है सेबी के थ्रू। और इसी के साथ मैं अपना सेशन यहाँ पे अंत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपने जितने भी सवाल हो वो अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, क्वेश्चन Q&A ऑप्शन में जाके आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कोई सवाल नहीं है। फिर भी अगर आपके बाद में भी अगर हमसे कोई सवाल हो तो हमको आप ask@ncdh.com पे लिख सकते हैं या फिर imran.khan@ncdh.com पे लिख सकते हैं। आपने अपना कीमती समय देकर इस सेशन को कामयाब किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जुड़े रहिए एनसीडीएक्स के साथ, और सेबी और एनसीडीएक्स आपके लिए ऐसे ही नए-नए अवेयरनेस प्रोग्राम, नए टॉपिक के साथ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।